मैं अजय व्यास आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे अपने चैनल बॉस ऑफ कॉमर्स पे। हाँ दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले 12th स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 3A डिमांड एनालिसिस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। पर आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको टाइप्स ऑफ डिमांड, कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड, शेड्यूल एंड कर्व, मार्केट डिमांड, शेड्यूल एंड कर्व, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड बहुत इजी एंड लीगल चीट बना के सिखा दिया है मेरे दोस्तों। आपके हाथों पे आपके आंसर्स को मैंने बाहर करवा दिया है। कभी ना भूलोगे, वो मेथड मैंने आपको सिखा दिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो ये वीडियो देखने के पहले डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड के वीडियो को देखना भूलना मत दोस्तों, क्योंकि जब हम डिटर्मिनेंट्स पढ़ते तो हमें एजम्पशन आसानी से समझ में आ जाते हैं बच्चों। तो मैं चाहता हूं पहले आप जाइए डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड के वीडियो को अच्छे से पढ़िए, समझिए और फिर कंटिन्यू करना। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना मेरे दोस्तों, शेयर करना, लाइक करना और बेल आइकन को हिट कर देना, क्योंकि बजेगा बेल तो बोलेगा सर। हाँ जी मेरे दोस्तों, अगर आप नए हो और अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट अच्छे से सीखना है तो भी आप हमारे व्हाट्सएप लिंक को क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। आपके सभी क्वेश्चंस की 1-to-1 आंसर्स में आपको प्रोवाइड करूंगा मेरे दोस्तों। तो आज हम शुरू करने वाले 8 मार्क का वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। यस सर, क्योंकि ये चैप्टर की वेटेज है मिनिमम 8 मार्क्स और विद ऑप्शन 12 मार्क्स। तो क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं एग्जाम में? तो टाइप्स ऑफ डिमांड 4 मार्क्स के लिए आ सकता है हमारा, और 8 मार्क में क्वेश्चन पूछ सकते हैं एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमांड। हाँ जी दोस्तों, तो शुरू करते हैं हमारी जर्नी लॉ ऑफ डिमांड के लिए मेरे दोस्तों। सबसे पहले अगर ये क्वेश्चन 8 मार्क्स में आता है तो हमें क्या क्या लिखना पड़ेगा? तो सबसे पहला पॉइंट है वो है हमारा इंट्रोडक्शन। जी हाँ, ये लॉ किसने लिखा है, कब लिखा है, कहां लिखा है और कब पब्लिश किया है, ये सब हमें यहां पे एक्सप्लेन करना है। पॉइंट नंबर 2 स्टेटमेंट ऑफ लॉ, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और वर्ड टू वर्ड लिखना होता है। तो मैं चलाऊंगा अपने हाथों का जादू और दे दूंगा आपको लीगल चीट, तो आप बिना भूले एग्जाम में लिख के आओगे। पूरे वीडियो में बने रहना दोस्तों, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो बनने वाला है आज का। नेक्स्ट शेड्यूल एंड डायग्राम, और शेड्यूल और डायग्राम के साथ में आपको उसे एक्सप्लेन भी करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट, जब हम लॉ लिखते हैं तो कंडीशन अप्लाई करना भूलना नहीं है, वो है हमारा एजम्पशन ऑफ द लॉ। चलिए शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन। बट इंट्रोडक्शन शुरू करने के पहले मैं आपको बता दूं, यहां पे हम डिमांड एनालिसिस में किसके बिहेवियर को स्टडी करते बेटा? तो कंज्यूमर के बाइंग बिहेवियर को स्टडी करते माय डियर स्टूडेंट। यस, एक कंज्यूमर डिफरेंट लेवल ऑफ प्राइस पे किस तरह अपनी बिहेवियर, बाइंग बिहेवियर रिप्रेजेंट करता है, हाउ द रिलेशन बिटवीन डिमांड एंड प्राइस, वो हमें एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल एंड डायग्राम। सो लॉ ऑफ डिमांड में सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि ये प्रोपाउंड किसने किया है, एक्सप्लेन किसने किया है, किसने लिखा है लॉ ऑफ डिमांड, कब लिखा है और पब्लिश कहां पे किया है। सो एक ब्यूटीफुल पिक्चर आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं मैं। ये है पिक्चर हमारे प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल की, जिन्होंने लॉ ऑफ डिमांड को डिस्क्राइब किया है और पब्लिश भी किया है। तो किस तरह आप इंट्रोडक्शन लिखोगे मेरे भाइयों? तो पहला सिंपल वर्ड है वो हमारा इंट्रोडक्शन फॉर लॉ ऑफ डिमांड। द लॉ ऑफ डिमांड वाज इंट्रोड्यूस, किसने इंट्रोड्यूस किया है? बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल इन हिज बुक। उसने एक बुक लिखी है, बुक का भी नाम क्या बेटा? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी की बुक में लिखा है, और उसे पब्लिश कब किया है? 1819। 1819 बहुत आसान नंबर है, 8, 9, 10 याद रखना। 8, 9, 8, 9 और 10, 1, 0, 8, 9 और 10 याद रहेगा। 3 बातें किसने लिखा है? अल्फ्रेड मार्शल ने। कहां पे लिखा है? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी की बुक में। और कब पब्लिश किया है? 1890। और आगे हम पढ़ेंगे यहां पे क्या पब्लिश किया है, क्या बताना चाह रहे, क्या प्रोपाउंड कर रहे, क्या एक्सप्लेन कर रहे। हियर प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल बताना चाह रहे फंक्शनल रिलेशन। क्या बता रहे बच्चों? ये लीगल चीज है, रिलेशन। दिस इज साइन फॉर रिलेशन। सो फंक्शनल रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। याद रहेगा क्या बता रहे? फंक्शनल रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। इतना हमें याद रखना है बच्चों। याद रहेगी 4 लाइन। इंट्रोडक्शन के 1 मार्क है, 1 मार्क फॉर इंट्रोडक्शन माय डियर स्टूडेंट। नाउ 1 मार्क फॉर स्टेटमेंट ऑफ लॉ। स्टेटमेंट ऑफ लॉ मैंने आपके लिए बहुत इजी कर दिया है, कैसे याद रखोगे? तो HPST LPLD। जी हां दोस्तों,
HB, ST, LPLD. Let's see according to Professor Alfred Marshall क्या कहते हैं, अदर थिंग रिमेनिंग सेम। हाँ जी दोस्तों, अदर थिंग का मतलब होता है, हमने पढ़े थे डिटर्मिनेंट्स, डिटर्मिनेंट्स में था हमारा सब्स्टिट्यूट प्राइस, इनकम, टेक्नोलॉजी, फैशन, वेदर कंडीशन, राइट माय डियर स्टूडेंट, गवर्नमेंट टैक्स। ये बहुत सारे ऐसे फैक्टर थे जो हमारी डिमांड को क्या कर रहे थे, चेंज कर रहे थे। इन सब फैक्टर से हमारी डिमांड क्या होती है, चेंज होती है। इसीलिए सबसे पहली कंडीशन है अदर थिंग रिमेन सेम, अदर थिंग बीइंग इक्वल। क्या करना है, एचपी, हायर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, यस हायर द प्राइस, हायर बेटा, हायर द प्राइस ऑफ commodity, smaller the quantity demand and lower the price of commodity. Yes, lower the price of commodity, larger the quantity demand. Simple. HB, higher the price. SD, smaller the quantity demanded. Lower the price, larger the quantity demanded. हो गया ना आसान, सिंपल। HPSD, LPLD। अदर वर्ड में लिखते हैं हम लोग, अदर फंक्शन या अदर फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट, नो चेंज इन अदर फैक्टर। मतलब इनकम में चेंज नहीं आना चाहिए, टेक्नोलॉजी में चेंज नहीं आना चाहिए, एडवर्टाइजमेंट में चेंजेस नहीं आने चाहिए, सिर्फ चेंज आना चाहिए प्राइस में। तो क्या होगा, जब प्राइस में चेंज आएगा मेरे बच्चों, तो प्राइस रेज, डिमांड फॉल्स, एंड व्हेन प्राइस फॉल्स, डिमांड रेज। सिंपल फंडा, याद रहेगा। चलिए अब हम पढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट। तो जब प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड क्या होगा, फॉल्स, और प्राइस फॉल्स तो डिमांड रेज। ये कौन सा रिलेशन बताता है, ये बताता है बेटा इनवर्स रिलेशन, 36 का आंकड़ा। प्राइस और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशन है, मींस प्राइस इंक्रीज डिमांड डिक्रीज, और प्राइस डिक्रीज डिमांड इंक्रीज। तो ये यही बताता है बेटा प्राइस और डिमांड कभी भी साथ में चलने वाली नहीं है। इट शो इनवर्स रिलेशन, नेगेटिव रिलेशन। लेट्स सी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन या सिंबॉलिक फंक्शन। तो मुझे यह लगता है बच्चों आपको इंट्रोडक्शन भी समझ गया, आपको स्टेटमेंट भी समझ गया। अब हम बताते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शनल रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। सो लेट्स स्टार्ट। फंक्शनल रिलेशनशिप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, D इज इक्वल टू क्या लिखा बच्चों, फंक्शन P ब्रैकेट X। अब बताते हैं dx क्या होता है, F क्या होता है, ये फटाफट हम बता देते हैं। सिंपल है मेरे दोस्तों, D स्टैंड फॉर डिमांड फॉर कमोडिटी, X स्टैंड फॉर क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, F स्टैंड फॉर फंक्शन, एंड PX मींस प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। इतना हमें एक्सप्लेन करना है। अब हम ये बताएंगे कि प्राइस और डिमांड का जो फंक्शनल रिलेशन है उनका रिलेशन क्या है, हाउ देयर रिलेशन। ठीक है, सो विद द फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन द एजम्पशन। फटाफट एजम्पशन पढ़ लेते। एजम्पशन मतलब हमारे डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स में हमें लिखना है चेंज इन इनकम, चेंज इन फैशन, चेंज इन एडवर्टाइजमेंट, तो डिमांड चेंज होगी। यहां पे हमें एज्यूम करना है, एक कंडीशन रखनी है, आई एम एज्यूम ओनली चेंज, बेटा ओनली चेंज इन प्राइस, अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट, अदर फैक्टर रिमेन अनचेंज। अदर फैक्टर में चेंजेस आना चाहिए नहीं, तो ही डिमांड का लॉ एप्लीकेबल हो पाएगा। शुरू करते हैं मेरे दोस्तों। एजम्पशन में क्या लिखना है, नो चेंज, रिमेन सेम। तो फर्स्ट पॉइंट, नो चेंज इन साइज ऑफ पॉपुलेशन। जी हाँ दोस्तों, जब हम लॉ एप्लीकेबल कर रहे, चेंज इन बेटा, चेंज इन प्राइस, चेंज इन डिमांड, हायर द प्राइस लोअर द डिमांड। ये पॉसिबल कब होगा, जब सिर्फ प्राइस में चेंजेस होगी एंड अदर फैक्टर क्या रहेंगे, अनचेंज। मतलब इट इज एज्यूम्ड दैट size of population remain constant, size of population remain unchanged। ना population बढ़नी चाहिए ना population घटनी चाहिए। any change in size or composition of population of a country affect the total demand, even price is same। yes my dear student, प्राइस में चेंज नहीं भी हुआ तो भी डिमांड में चेंज आएगा। इसीलिए कहा गया है पॉपुलेशन रिमेन अनचेंज। सपोज मेरी फैमिली में 3 मेंबर्स है, तो मैं कितने जोड़ी कपड़े खरीदूंगा, 3। आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम माय साइज ऑफ पॉपुलेशन या माय साइज ऑफ फैमिली विल इंक्रीज फ्रॉम 3 to 5,
और 5 to 10. सो पॉपुलेशन इंक्रीज तो मुझे कपड़े की डिमांड भी बढ़ानी पड़ेगी, फूड की डिमांड भी बढ़ेगी. इवन प्राइस इज नॉट डिक्रीज, आई इंक्रीज द डिमांड बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन इज रेज. सो पॉपुलेशन एक ऐसा फैक्टर है जिसे अनचेंज रहना है. अगर पॉपुलेशन चेंज होती है तो हमारा लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होगा. सेकेंड पॉइंट, कांस्टेंट लेवल ऑफ इनकम. यस, यहां पे एक इंडिविजुअल की इनकम भी क्या होनी चाहिए, अनचेंज, बिकॉज द लॉ ऑफ डिमांड फाइंड true operation, then consumer income should remain unchanged. If income change, then demand also change. Because हमने सीखा higher the income, higher the demand, even price is unchanged. Price change नहीं भी होगी तो भी पब्लिक ज्यादा डिमांड करेगी अगर इनकम है तो, या हायर प्राइस पे हायर डिमांड कर सकते हैं. यस, धीरूभाई अंबानी, मुकेश अंबानी, अमिताभ बच्चन या जो भी फिल्म स्टार जिनके पास बहुत पैसा है वो क्या टैगलाइन पढ़ते, क्या वो प्राइस चेक करते कितने का, इफ दे लाइक दे बाय, क्योंकि दे हैव अ लॉट्स ऑफ इनकम. इसीलिए कहा गया है इनकम शुड रिमेन अनचेंज, अदरवाइज लॉ इज नॉट एप्लीकेबल. माय डियर स्टूडेंट, इफ देयर इज अ रेज इन इनकम पीपल मे डिमांड मोर एट गिवन अ प्राइस. दैट्स व्हाई ये हम एज्यूम करते हैं कि इनकम अनचेंज होनी चाहिए. ये एज्यूम करते हैं साइज ऑफ पॉपुलेशन आल्सो अनचेंज, अदरवाइज लॉ इज नॉट एप्लीकेबल. यस, जितने भी डिटर्मिनेंट्स है प्राइस को छोड़ के वहां पे हमको सिर्फ लगाना है नो चेंज. प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स रिमेन कांस्टेंट. जी हां, पेप्सी, कोको कोला, शुगर, जेगरी ये सब्स्टिट्यूट गुड्स है. तो मैं चाहता हूं कि मेरा जो सब्स्टिट्यूट गुड्स है उसकी भी मार्केट में प्राइस अनचेंज रहनी चाहिए. इफ चेंज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स इवन माय डिमांड विल अफेक्टेड. Yes, my dear student, इसीलिए कहा it is assumed that the price of substitute goods remain unchanged. Yes, if any change in the price of substitute goods will affect the demand of our commodity, even our price is unchanged. That's why law applicable नहीं हो पाएगा. कौन सा law? Higher the price, lower the demand, lower the price, higher the demand. But substitute ने अपनी price change कर दी तो भी हमारी demand change हो जाएगी और हमारा लो फेल हो जाएगा. सेम प्राइस, डिमांड में भी इंक्रीज में भी डिक्रीज. दैट्स व्हाई एज्यूम करो कि सब्स्टिट्यूट की भी प्राइस क्या रहे, अनचेंज रहे. नेक्स्ट मेरे दोस्तों, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आल्सो रिमेन अनचेंज. सिर्फ सब्स्टिट्यूट नहीं भाई, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की भी प्राइस क्या होनी चाहिए, अनचेंज रहनी चाहिए, नहीं तो मेरा लॉ लागू नहीं होगा. ऐसा हमारे अल्फ्रेड मार्शल कह रहे हैं. इट इज एज्यूम्ड दैट प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स रिमेन unchanged, my dear student, because change in the price of one goods will affect the demand of other goods. Yes, day by day पेट्रोलियम प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ रहे हैं तो मैं बोलता हूं भाई कार हम वही देखेंगे जो बैटरी से चल रही है, राइट, जो गैस से चल रही है. तो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट के प्राइस अफेक्ट करते हैं हमारी डिमांड को, एज वेल एज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी हमारे प्रोडक्ट को अफेक्ट कर सकते हैं. तो आई एज्यूम दैट price of substitute and price of complementary remain unchanged. Now, no expectation about future price. Very important. Yes, अगर आप future price को expect कर रहे हो, change in future price, so current demand is also affected. तो अल्फ्रेड मार्शल यहां पे कह रहे हैं, it is assumed that the consumer do not expected future price. Because I give you the example. Suppose ऐसा consumer मुझे न्यूज मिलती है कि 2 दिन बाद गोल्ड की प्राइस कम होने वाली है तो मैं आज मार्केट में परचेस करने जाऊंगा ही नहीं. आई वेट फॉर फ्यूचर. क्या मार्केट में प्राइस कम हुई है, नहीं हुई है. इवन आई रिड्यूस माय डिमांड इन अ मार्केट, आई एम नॉट गोइंग टू बाय द गोल्ड बिकॉज आई गॉट द न्यूज, आई एक्सपेक्टेड दैट प्राइस ऑफ गोल्ड विल फॉल इन फ्यूचर. शेयर मार्केट में भी ऐसा होता है बच्चों कि फ्यूचर प्राइस को प्रिडिक्ट करता है, यस, शेयर होल्डर, एंड ही एज्यूम दैट फ्यूचर में प्राइस डिक्रीज होगी तो टुडे ही डिमांड रिड्यूस, एंड उसे लगता है फ्यूचर प्राइस शेयर की बढ़ेगी तो आज वो ज्यादा खरीद लेता है. इवन प्राइस इज अनचेंज और इवन प्राइस इज हाई. आर यू गेटिंग माय पॉइंट माय डियर स्टूडेंट? सो इसीलिए हमारे कंज्यूमर को फ्यूचर एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग प्राइस नहीं होनी चाहिए, राइट माय डियर स्टूडेंट. चलिए तो देख लेते हैं. इफ द कंज्यूमर एक्सपेक्टेड दैट, अगर वो सोचता है कि रेज इन द प्राइस इन फ्यूचर दे मे डिमांड मोर इन प्रेजेंट इवन प्राइस इज हाई. Yes, my dear student, like shareholders, like कोई भी कंज्यूमर जिसे न्यूज आ जाती है कि भाई कल पेट्रोल के भाव बढ़ने वाले तो मैं आज ही जाके ज्यादा से ज्यादा पेट्रोल परचेस कर लेता हूं
क्योंकि फ्यूचर में मुझे ज्यादा पे ना करना पड़े। क्या आज प्राइस डिक्रीज हुई है? नहीं, फिर भी डिमांड बढ़ गई, तो हमारा लो एप्लीकेबल नहीं होता है। हमारे अल्फ्रेड मार्शल ने तो कहा है प्राइस डिक्रीज तो ही डिमांड इंक्रीज, इसीलिए ये एज्यूम किया गया है कि फ्यूचर एक्सपेक्टेशन प्राइस भी माइंड में नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, नो चेंज इन टेस्ट, या मैं कहूं नो चेंज इन लाइक, डिसलाइक, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। कस्टमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंस में भी चेंज नहीं आना चाहिए मेरे दोस्तों, अदरवाइज डिमांड ऑटोमेटिकली चेंज। सपोज इनिशियल स्टेज आई लाइक अ वड़ा पाव, मुंबई चा वड़ा पाव, बट नाउ आई लाइक टू हैव बर्गर, तो ऑटोमेटिकली डिमांड वड़ा पाव की क्या हो गई बेटा? कम हो गई। क्या वड़ा पाव की प्राइस बढ़ी? नहीं बढ़ी, ड्यू टू चेंज इन माई डिमांड, ड्यू टू चेंज इन माई टेस्ट, ड्यू टू चेंज इन माई प्रेफरेंस, द डिमांड ऑफ वन प्रोडक्ट इज फॉल्स। सो अल्फ्रेड मार्शल यहां पे कहते हैं the price of substitute product, taste, habit of consumer should be remain constant. It is assumed that, my dear student, it is assumed that the consumer taste, habit, preference and fashion remain unchanged. It should remain unchanged. Any change in factor, any change of this factor like dislike, taste and preference lead to changing demand, and law is not applicable. Right, my dear student? Now, next and easy last one. Let's see. No change in taxation policy. गवर्नमेंट है अपनी टैक्सेशन पॉलिसी में चेंजेस नहीं करना है, ना तो टैक्स रेट बढ़ाना है, ना तो सब्सिडी प्रोवाइड करनी है, अदरवाइज लॉ ऑफ डिमांड इज नॉट एप्लीकेबल। टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट हैज ग्रेट इंपैक्ट ऑन द डिमांड ऑफ वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज। यस, जैसे भी टैक्स आता है या सब्सिडी आती है, मार्केट में डिमांड सडनली चेंज हो जाती है माय डियर स्टूडेंट। देयरफॉर इट इज एज्यूम्ड दैट नो चेंज इन द पॉलिसी ऑफ टैक्सेशन डिक्लेयर्ड बाय गवर्नमेंट, right my dear student? So the law of demand is explained with the help of following demand schedule and diagrammatic representation। जी हाँ, टोटल 7 assumption हमने पढ़े। तो no change in price of substitute goods, no change in price of the complementary goods, no change in taste, habit, preference of the customers, no change in future expectation, then only we get the change in a price, change in a demand, higher the price lesser the demand, तो ही एप्लीकेबल हो पाएगा। इसीलिए अल्फ्रेड मार्शल पहले कहते अदर फैक्टर रिमेनिंग अनचेंज ओनली मेक चेंज इन अ प्राइस। लेट्स सी एक शेड्यूल और डायग्राम की मदद से। शेड्यूल मींस माय डियर स्टूडेंट टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। अब हम टेबल के मदद से एक्सप्लेन करेंगे कि डिमांड और प्राइस का जो रिलेशन है वो क्या है बेटा? इनवर्स। लेट्स सी माय डियर स्टूडेंट, अ ब्यूटीफुल टेबल हियर आई एम प्रेजेंटिंग फॉर यू। प्राइस ऑफ अ कमोडिटी पहले लिखेंगे, फिर लिखेंगे क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी इन केजी, राइट? सपोज मार्केट में प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज 50 रुपीज, so how much quantity is demanded by consumer? 1 kg only. Yes, when price falls from 50 to 40, demand will increase. जी हाँ, ये आपका और मेरा बिहेवियर है। जैसे जैसे प्राइस घटती जाएगी ऐसे ऐसे हम डिमांड क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। याद करो, हायर द प्राइस स्मॉलर द क्वांटिटी डिमांडेड। यस, प्राइस हायर है 50 है तो ओनली 1 kg डिमांडेड। व्हेन प्राइस फॉल्स 50 to 40, डिमांड विल रेज। Price further falls from 40 to 30, demand further raise from 2 to 3 and 30 to 20 and 20 to 10, automatically demand goes on increasing from 3 to 4 kg and 4 to 5 kg, my dear student. So what is going to explain over here? क्या दिख रहा है? Price falls, demand raise, further price falls, demand raise, price falls, demand raise। यही हमें एक्सप्लेन भी करना है हमारे शेड्यूल को। लेट्स सी, as showing in the table 3.3, when the price of the commodity of X is 50, the quantity demand is only 1 kg, right? When price falls from 50 to 40, the quantity demand is raised from 1 kg to 2 kg. Similarly, when price falls from 30 to 20 and 20 to 10, similarly demand increase from 3 kg to 4 kg and 4 kg to 5 kg. We can see here, when the price is highest, the quantity demand is smaller, and when price is smallest, when price is lower, demand is larger.
So it show the inverse relation. It show the beta inverse relation between price and quantity demand. चलिए इसे ही हम वापिस से प्लॉट करते हैं हमारे टेबुलर फॉर्म को शेड्यूल में. राइट माय डियर स्टूडेंट, व्हेन प्राइस ऑफ द कमोडिटी रेज and quantity demand is false, this show inverse relation, opposite relation between price and quantity demand. Let's start. We are going to prepare the diagram with the help of the schedule. तो चलो फटाफट मैं शेड्यूल बना देता आपको. शेड्यूल मींस टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, जो भी हमने बनाया था एक बार फिर देख लेते हैं. जैसा आप लोग देख रहे हो यहाँ पे प्राइस 50, टोटल क्वांटिटी डिमांड 1 kg, प्राइस फॉल्स फ्रॉम 50 to 40, total demand is increased from 1 kg to 2 kg, price further from 40 to 30, demand increased from 2 kg to 3 kg, price further fall 30 to 20 and 20 to 10, demand raise 3 to 4 and 4 to 5. अब इसी शेड्यूल को हम क्या करेंगे, डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे. तो सबसे पहले क्या ड्रॉ करेंगे माय डियर स्टूडेंट, y एक्सिस, देन हम क्या प्रिपेयर करेंगे, हमारा प्राइस. Always y-axis represent the price of the commodity and x-axis showing the numbers of quantity demanded by the consumer, that is the quantity demand in kg. Right? यहाँ पे origin बनाएंगे. Let's going to start explanation. When the price is 50, total quantity demand 1 kg, एक डॉट आ जाएगा. ये डॉट को हम नाम देंगे A. When price decrease from 50 to 40, total demand increase from 1 kg to 2 kg, फिर एक डॉट दे देंगे. सो हमारी डिमांड इंक्रीज हो रही है. एज यू कैन सी प्राइस फॉल्स, डिमांड इंक्रीज, फर्दर प्राइस फॉल्स, डिमांड इंक्रीज. वेट, आराम से बच्चों, यहां पे क्या दिख रहा है, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी. जैसे जैसे प्राइस डिक्रीज हो रही है वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांड बढ़ रही है. नाउ फाइनली एज यू कैन सी ऑन दैट शेड्यूल, व्हेन प्राइस इज 10, टेल मी व्हाट इज द टोटल क्वांटिटी डिमांड, 5 kg. यस माय डियर स्टूडेंट, वी पुट द वन पॉइंट एंड मेक अ डॉटेड लाइन ओवर हियर. सब लाइन को ज्वाइन करेंगे. Now point A, B, C, D, E join with the one curve. That curve known as a DD curve. DD curve. Now all the point moving left to right downward. इसीलिए डिमांड कर्व को हम लोग नेगेटिव कर्व कहते हैं, डाउनवर्ड स्लोपिंग कहते हैं. कर्व इज मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ऑलवेज कर्व मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. कर्व मूविंग लेफ्ट टू राइट, डाउनवर्ड स्लोप, नेगेटिव कर्व. यस माय डियर स्टूडेंट, इसी को हम एक्सप्लेन भी करेंगे. Y axis showing price, X axis showing total quantity demand. Then when price falls, demand raise. All the points join with the one curve, we get the DD curve. और finally हम conclusion लिखेंगे मेरे बच्चों 8 मार्क के आंसर के लिए. The above schedule and diagram explain that whenever price increase, the quantity demand falls, but the condition is that other vector remaining unchanged. Here price and demand show inverse relation. That's it my dear student. So thank you so much to watching such video. ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को हिट करना भूलना मत मेरे दोस्तों, क्योंकि ऐसे नए नए इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलते रहेंगे. और अगर आप नए हो दोस्तों, व्हाट्सएप लिंक ज्वाइन करना भूलना मत, क्योंकि आपके सभी सवालों के जवाब यहां पे ही मिलेंगे. थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट.